एटीट्यूड में रहिए, क्योंकि वो आपको ये बताएंगे कि आपको अच्छे काम करना चाहिए, अच्छी सलाह देनी चाहिए, भले से वो उस काम को करते हो या नहीं करते हो। तो आज की दुनिया, जब जब आप यूट्यूब पर जाकर देखते हैं, जब आप फेसबुक पर जाकर देखते हैं, जब आप इंस्टाग्राम पर जाकर देखते हैं, तो आपको ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे लीडर्स मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि आपको कौन कौन सी अच्छी चीजें करनी चाहिए, इंस्टेड भले ही वो उस काम को खुद ना कर रहे हो। दूसरे आपको वो लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कम, लेकिन आपको अपने कर्मों से, शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों से प्रेरित करेंगे। आज हमारे बीच एक ऐसी ही पर्सनैलिटी है जिन्होंने पिछले 30 दिन के अंदर जब ये एक चैलेंज लिया, तो मैं पिछले बहुत सालों से देख रहा हूँ, मैं पिछले लगभग 3.5 4 साल से देख रहा हूँ, ठीक है, कि उन्होंने हर दिन कहीं ना कहीं अपने कर्म से प्रेरित करने की कोशिश हम सब लोगों को की है। आज हमारे बीच में जितने लोग हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि चाहे वो डेली रूटीन हो, चाहे वो छोटे छोटे नोट्स को बनाना हो, चाहे वो अपना किसी भी तरीके का होमवर्क, फ्रेमवर्क या कोई भी आगे की तैयारी करनी हो, मैं दावे के साथ डंके की चोट पर एक बात कह सकता हूँ कि मैम ने अब तक, अजमा मैम ने 10 12 15 20 डायरियां जो हैं वो भर दी होंगी। पिछले 30 दिन पहले एक चैलेंज लिया था और बहुत टाइम से वेट लॉस जर्नी के ऊपर काम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कभी नहीं हो पाता था। अभी आज 29th डे है, लगातार उन 28 दिन तक, कल तक की वीडियो जो आपने देखी होंगी, आप में से बहुत सारे लोगों को शो होती होंगी, कॉन्टिन्यूअसली बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक वीडियोस आ रही हैं। मैंने भी बीच में पूछा कि कितना वेट लॉस हुआ है, तो अभी हम सब लोगों को 2 दिन के बाद ही ये जानने को मिलेगा कि वो कितना वेट लॉस कर पाई हैं या कितना फैट लॉस किया है। दो चीजें, वेट लॉस और फैट लॉस, अलग अलग होती हैं। तो ऐसे लोगों की हमेशा कद्र कीजिए जो आपको आपकी जर्नी में, आपकी यात्रा में खाली मोटिवेशन से नहीं बल्कि इंस्पिरेशन बनकर अपने कर्मों से, ठीक है, चाहे वो बोले नहीं लेकिन दिखाकर ये साबित करने की कोशिश करते हो कि मैंने जो बोला था, या जो हमारे किसी सीनियर ने बोला था, या जहां कहीं कोई बात अच्छी लिखी हुई थी, उसको जो पढ़ा था उसको चरितार्थ किया है, उसके ऊपर काम किया है। तो आज हम ऐसी ही एक पर्सनालिटी को सुनेंगे जो आपके बीच कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही सवालों को सुनेंगे, समझेंगे, जो आए दिन हमारे बीच में आते हैं। तो सब लोग एक बार स्वागत करेंगे अजमा मैम का, और मैं अजमा मैम को ओवर टू यू बोलना चाहूंगा। अजमा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक बार फटाफट से कौन सी वाली फोटो, जो श्रीकांत जी का हमारा स्टाइल है, ठीक है, फटाफट से दिल वाली फोटो और चीयर्स वाली जो है आप भेज दीजिए, और अजमा मैम का स्वागत कीजिए। अजमा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, अच्छे से कोई जानकारी और वो जो चैलेंज है आज 30 डेज हो चुके हैं। वॉइस यस। वॉइस प्रॉपर नहीं है अजमा मैम, पहली आवाज बात। क्लियर नहीं आ रहा है और मैम। हाँ, वॉइस प्रॉपर ओके। नहीं है। दूसरी बात, इफ इट इज पॉसिबल, अगर आप इसके ब्लूटूथ के बिना, आजकल हमारे बहुत सारे लोग अजमा मैम को देख देख कर ब्लूटूथ पर, माइक्रोफोन पर आ गए हैं, तो उसमें क्या है कि आवाज की क्लैरिटी नहीं आती। एक रिक्वेस्ट आज की मीटिंग से पहले आप सब लोगों से करना चाहूंगा। अभी क्लियर है? हाँ, अभी पहले से अच्छी है, लेकिन अभी अभी भी क्लियर है? नेटवर्क इशू। हाँ, अभी क्लियर है, क्लियर है। ओके, मैं वीडियो ऑफ कर लूंगी अगर आप बीच में बता दीजिएगा कि वॉइस अगर क्लियर नहीं होगी। ये मेरी थैंक यू इतने अच्छे वर्ड्स के लिए, बहुत देर शुक्रिया इनके लिए। और एक और चीज में बहुत सारी बातें हम सब करना चाहते हैं। मैंने हमने किसी गेस्ट को एक बार बुलाया मॉर्निंग मंत्रा में, और उन्होंने हमसे यही कहा कि प्रोफेशनलिज्म की कमी है कि वीडियो ऑन नहीं करता है, यहाँ तक कि स्पीकर भी वीडियो ऑन नहीं करते हैं। उस दिन स्पीकर ने भी नहीं किया था। तो ये छोटी छोटी चीजें हम जब चले थे मॉर्निंग मंत्रा में तब से और अब तक बहुत अपग्रेड हो चुके हैं। लेकिन प्लीज ये भी चीज हम धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे। कोई भी अगर हमें हमें हमने देखा है कि कोई क्रिटिसाइज करता है तो उस चीज को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि और भी ज्यादा प्रोफेशनलिज्म की तरफ हम आए, वीडियो ऑन करने की कोशिश करें धीरे धीरे। इतना बहुत ज्यादा हम चेंज हुए हैं तो उस चीज को भी चेंज कर पाएंगे। तो आज के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, क्योंकि मैजिकल मे रहा है ये। और मैजिकल मे में पहला दिन हमारा जो था वो भी एक एग्जाम था। कल भी हमारा एक एग्जाम हुआ है।
और आज भी एग्जाम है। अब इसको ना ऐसे जब हम सब लोग कह रहे हैं कि हमें बीच बीच में अपनी जिंदगी में बच्चे की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा है वो अभी तक हमारे अंदर ही है। ठीक है, हमारा बचपन, हमारा जो चाइल्डहुडनेस है वो हमारे अंदर ही है। तो बच्चों की तरह जब एग्जाम होता है तो नर्वस होते हैं और एक्साइटेड होते हैं, कि ये दो चीजें फील कीजिए और इसमें बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। मैंने सबको अभी वो रखा हुआ है कि आप खुद अथॉरिटी रखते हैं कि अनम्यूट कर लेंगे आप अपने आप को। तो जब भी मन करे, मैं चाहूंगी कि हर कोई ये करे कि वो खुद से अनम्यूट करे, लेकिन हैंड रेज भी कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर आज मैं क्योंकि मोबाइल से कर रही हूँ तो बहुत सारी चीजें मुझे बीच बीच में ऐसे करके देखनी होंगी। तो बहुत बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, सब इजी करके बताने हैं और इनिशिएटिव लेना है। प्रॉप ऐसे नहीं कि मैं इसका बहुत अच्छा आंसर नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी तो मैं नहीं बताऊं, जो भी उसके बारे में आप, जब कंज्यूमर हमारे सामने आते हैं ना, आपके सबके अलग अलग, तो आपकी वो एक अलग पर्सनालिटी होती है, आप अथॉरिटी पूरी रखते हैं कि आप उसको अच्छे से काउंसिल कर पाते हैं। बट यहाँ भी बोलने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, जितना भी बोल सकते हैं ना आप उस क्वेश्चन के लिए प्लीज बोलिए। तो सबसे पहले तो मैं सिर्फ चैट में ये जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब भी कोई आपका कंज्यूमर, क्लाइंट, पेशेंट या उसका कोई अटेंडेंट डायलिसिस की बात करता है कि मेरी या उसकी डायलिसिस चल रही है, तो ये किस ऑर्गन से रिलेटेड है, के लिख दीजिए। नो, आई नो करके ना, मैं जानता हूँ, उसके लिए के यहाँ पे आ जाना चाहिए चैट में, क्योंकि इसका आंसर बस ये देखना चाहेंगे किस किस को मालूम है। वेरी गुड। हमारे ग्रेट अपलाइन तो हमारे बहुत बड़े इंस्पिरेशन है वो। बहुत ज्यादा अच्छे से काउंसलिंग, बहुत अच्छे से हर वक्त नॉलेज लेते रहना। गुड। मैं चाहूंगी जितने भी आप जब भी अपने कंज्यूमर के सामने आते होंगे बहुत अच्छे से उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं और करते होंगे, तो आप सबका पार्टिसिपेशन यहाँ चाहिए। के लिख दीजिए। हाँ, सभी जानते होंगे। ठीक है, आप जानते हैं, वेरी गुड। तो अगर किसी की डायलिसिस चल रही है, ठीक है, और आपका वो कंज्यूमर है, क्लाइंट है, उसका अटेंडेंस से आपकी बात हो रही है, तब आप उनको कैसे थोड़ा बहुत कुछ कह के काउंसलिंग करेंगे कि क्यों उनको आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आप हैंड रेज ना करें, सीधे ही अनम्यूट करके बता सकते हैं प्लीज, क्यों उनको उस वक्त जब डायलिसिस चल रही है तब भी ट्रीटमेंट आयुर्वेदा का लेना चाहिए। प्लीज वेलकम एवरीवन। मैम बिकॉज एलोपैथी से ऑलरेडी डैमेज हो चुका है उनका किडनीज पर, तो इसी वजह से उन्हें आयुर्वेदा पर आना चाहिए। हाँ, जैसे बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच बताने के लिए मैम। लेकिन हम उनसे और क्या कहेंगे, क्योंकि एक सीवियर डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और ये आप इस तरह से कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनसे कहेंगे, लेकिन और क्या कह सकते हैं हम उनसे। नमस्ते नेचर मैडम। हेलो मैडम, पहले उनको अगर ज़्यादा उनका रिपोर्ट देखने के बाद पहले मालूम चले उनका किटनाइन कितना है, डायलिसिस उनका ये सप्ताह में 2 दिन हो रहा है कि 1 दिन हो रहा है सप्ताह में। उनको सर, उनको हम लोग सलाह देंगे कि आप पहले नेफ्रोलॉजिस्ट से एक बार आप जांच करवाए, चेक करवाए, और उनके बाद उनको वो प्रोडक्ट चलने दीजिए एलोपैथ, और उसके साथ साथ अपना डॉक्टर नेचर का ही प्रोडक्ट उनको चलाएंगे सर। ये बहुत अच्छा है, ये जरूर से हमें कहना है कि उनका हमें रिपोर्ट, वो जब भी डायलिसिस होती है रिपोर्ट हर हफ्ते हो रही होती है मोस्टली, ठीक है, तो जी उनका मैडम। क्रिएटिनिन बार बार कितना आ रहा है, और और भी और भी फीचर्स हैं, कोई ये बताएगा क्या क्या और देखते हैं हम जब डायलिसिस चल रही होती है, तो क्या क्या कौन कौन सी चीज देखते हैं। एक क्रिएटिनिन देखते हैं, दूसरा क्या देखते हैं।
नम- मैं चेक नमस्ते में नेचर मैम। यस सर, यस सर। जब किडनी के पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले उनका काउंसलिंग ऐसे करना है कि भाई आप कितने दिनों से मेडिसिन ले रहे हो, कहाँ ले रहे हो। सबसे पहले रिपोर्ट देखनी है, उसके बाद उनके बात करके भाई आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल से आप इलाज कर रहे हैं। जैसे मेरे पेशेंट मिले हैं तो मैं उनसे यही बात किया कि भाई आप 2 साल से इलाज करा रहे हो, तो जी सर। तो क्या इम्प्रूवमेंट हुई है आपकी किडनी में? किडनी तो लगातार आप दवा खा रहे हो, डायलिसिस हो रही है। एक ना एक दिन डॉक्टर ये बोलेगा कि आप मतलब ट्रांसप्लांट करा लो। तो मैं उसको ये बोलूंगा कि भाई आप तो दवा करा ही रहे हो, लेकिन एक बार मेरा बेहतरीन आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसको एक बार यूज कीजिए। अब में बहुत सारा बदलाव आएगी। दूसरी बात कि उसका रिपोर्ट में हम देखेंगे यूरिया का कंडीशन क्या है, और क्रिएटिनिन क्या है, और जीएफआर क्या है। बिल्कुल उसके बाद अमेजिंग, से थैंक यू। हाँ, आप बहुत कुछ अगर हम उनके सामने ये कि मैंने आपकी ये 3 चीजें देखी हैं, यूरिया देख लिया, क्रिएटिनिन देख लिया, आपका जीएफआर देख लिया, तो अगर हम ये इतना भी कुछ बोलते हैं, और आप सब ने ही बहुत अच्छा बताया कि आपका जो ट्रीटमेंट, जो एक वहाँ एलोपैथी से जो एक प्रोसीजर चल रहा है वो सेम रखिए सर, वैसे ही रखिए। लेकिन साथ में जो जिस वजह से हमें सबको मालूम है, आपसे अभी पूछो सब बता देंगे कि मोस्टली दूसरे ऑर्गन की सिस्टेमिक डिजीज होती है, उसकी वजह से किडनी बाद में इफेक्ट होती है। ऐसा बहुत कम मिलेगा कि कोई और डिजीज है नहीं और किडनी डैमेज मीन्स फेल्योर में आना स्टार्ट कर गई है। तो हम सबसे पहले अगर उनका मीन्स शुगर है उनको, तो उसको भी देखेंगे, उसको मेंटेन, उसको मैनेज करवाना स्टार्ट करेंगे, और कर ही रहे होंगे वो। उसके लिए उनको थोड़ी सी काउंसलिंग करेंगे कि वो दोनों ऑर्गन, हार्ट है ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उनका इन्वॉल्व होता है, और डायबिटीज में। तो वो करने के बाद जब हम ये, और वही काउंसलिंग करनी है कि सारे सिस्टम का जो ट्रीटमेंट है आप जैसे भी ले रहे हो वैसे लेते रहो। आयुर्वेदा धीरे धीरे आपको रिजनरेट कर रहा है, तो ये साथ में लेना स्टार्ट कीजिए। सिर्फ हमें ये कहना है। जीएफआर की बात आई थी, कोई जीएफआर को डिफाइन कर पाएगा? ये सारी बातें आप अपने कंज्यूमर से बहुत अच्छी तरह कर रहे होते हैं, बट हम सब दूसरे लोग भी आपसे सीखेंगे। तो प्लीज वेलकम, कोई जीएफआर को डिफाइन कीजिए। फिल्ट्रेशन रेट होता है मैम, ठीक है। मतलब पूरा नाम तो इसका नहीं पता है, लेकिन फिल्ट्रेशन रेट होता है। और जो ये बताता है कि आपकी किडनी के फिल्टर करने की पावर जो है, या उसका जो रेशियो चल रहा है वो क्या चल रहा है। और शायद यस। क्योंकि मैंने किडनी के कुछ पेशेंट्स देखे हैं जिसमें डॉक्टर इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बहुत ज्यादा कंसीडर करते हैं कि उनका पोटेशियम सोडियम किस तरीके से, किस लेवल पर बढ़ा हुआ है या कम है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि आज तक जितने किडनी के पेशेंट्स देखे हैं उसमें एक मेजर चीज जो देखने में हमेशा सामने आई है, जैसे अभी आपने डायबिटीज और हार्ट रेट की बात करी, तो अधिकांश, मुझे तो अब ऐसा लगता है शायद 90%, बाकी तो आप बताओगे, पेशेंट किडनी के वो होते हैं जिनके बीपी का फ्लक्चुएशन या जिनका बीपी कंपैरेटिवली हमेशा ज्यादा रहता था, और जो बीपी की दवाइयों पे कई साल तक रहे थे वही बाद में किडनी के पेशेंट बन गए। और जब वो बीपी के पेशेंट होते हैं तो वो साथ ही साथ हार्ट के भी पेशेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स को देखना, यूरिया, ब्लड यूरिया को देखना, क्रेटिनाइन को देखना, और ये जो जीएफआर की बात आई है, फिल्ट्रेशन रेट क्या है, ये सब महत्वपूर्ण हो जाता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर एडिंग करने के लिए। यही है, ये एक मीन्स जब भी इस तरह का कोई, जैसे रिपोर्ट्स में हम देखते हैं कि किडनी कितना फंक्शन कर रही है, तो उसमें क्रेटिनिन, यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट और जीएफआर। तो यहाँ विवेक सर ने लिख दिया है ग्लूमेरुलर होता है वो फिल्ट्रेशन रेट। तो थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं। जो बिल्कुल यूनिट होता है, नेफ्रॉन जो होता है, जो एक सेल होता है उसका, तो उस सेल का काम, हर हर ऑर्गन के सेल का एक अलग काम है, तो इसका तो फिल्ट्रेशन काम है। तो फिल्ट्रेशन ऐसे होता है, हर सेल इस तरह से होता है, मेरा वीडियो अगर दिख रहा हो तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पे आ जाती है कैपिलरी, जैसे बोन को समझ सकते हैं, एक बड़ा बोन और ऐसे, और वो कैपिलरी ना लास्ट में, जैसे बिल्कुल लास्ट
कैपिलरी है वो। तो ब्लड में से जो वेस्ट है, जो ऐसी चीज है जो धीरे धीरे अगर ब्लड में ही रहेगी तो वो हमें नुकसान करेगी, वो चीज यहाँ से फिल्टर होके और इसमें आती है। ये किडनी की एक सेल है, ये ब्लड का हमारा लास्ट वेसल है। तो इसको, इस वेसल को, इस कैपिलरी को ग्लोमेरुलर कहते हैं। और ये सारी किडनी, दोनों किडनी की सारी सेल्स की जो एंड यूनिट की ये कैपिलरी होती है, उसमें 1 मिनट में जितना फिल्टर करेंगे उस रेट को कहते हैं जीएफआर। और ये नॉर्मल होता है 90 से 120 के आसपास, 90 ही मान लीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक पेशेंट, वो सीवियर डिजीज थी उनको, और क्रिएटिनिन 9 से 8 से तो कम था, लेकिन बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी कम हो जा रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। और उनका जीएफआर कितना था? 19। अगर 50 के आसपास होता है यानी कि फिर ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए। जो 90 होता है, 1 मिनट में 90 अगर हो रहा है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि सारी चीजें सही से फिल्टर हो रही है, जिसमें क्रिएटिनिन, यूरिया, अभी सर ने बताया इलेक्ट्रोलाइट जो कि पोटेशियम, और ये फॉस्फोरस, ऐसे सल्फर, ये ऐसे जो हमारी बॉडी में ज्यादा नहीं रहने चाहिए, वो उनका फिल्ट्रेशन होता है। शुगर का होता है। और जो अच्छी चीजें होती हैं, जो आर, अब वो मतलब कैपिलरी में से तो बहुत कुछ निकल सकता है, लेकिन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन, ये ऐसी चीजें होती हैं जो बड़ी होती हैं, वो फिल्टर नहीं होती हैं, वापस चली जाती हैं, और ये खराब चीजें फिल्टर होती हैं। तो ये हम बात कर रहे थे जीएफआर की। तो वहां से हर, अगर 50 आ रहा है तो हमें ट्रीटमेंट लेना जरूरी हो जाता है। 30 से नीचे है यानी कि सीवियर डिजीज उसको वो है। और 15 से नीचे अगर आता है तो डायलिसिस बताते हैं डॉक्टर। तो ये जीएफआर की बात हो गई। अभी हम करेंगे, हमने इस मंथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानी है, लैटिन वर्ड में किस किस ऑर्गन को क्या कहते हैं। तो हमने वाइट डिस्चार्ज के बारे में जाना था। वाइट डिस्चार्ज को लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं, आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं? वाइट डिस्चार्ज पर वेजाइनल, पर वेजाइनल, पर एनल्स, पर ओरल, ऐसे करके आप टर्म सुनेंगे, कहाँ से लेना है या कहाँ से निकलना है, ठीक है। वाइट डिस्चार्ज पर वेजाइनल, इसको लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं? लिकोरिया। वेरी गुड मैम, बिल्कुल लिकोरिया कहते हैं। अभी लिकोरिया के बारे में बताइए कि यस, अमेजिंग। लिकोरिया के बारे में बताइए कि कितने टाइप्स होते हैं लिकोरिया के। ये हमने उस सेशन में ही जाना था कि उसके कितने टाइप्स होते हैं। कभी कभी हमारे क्वेश्चन और उसका आंसर इतना इजी होता है कि हम उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। उसके 2 टाइप होते हैं, नॉर्मल लिकोरिया, एबनॉर्मल लिकोरिया, ये हमें पता होना चाहिए। नॉर्मल और एबनॉर्मल से उसको आप में से बहुत सारे लोग फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जानते ही होंगे, तो आप जो नहीं जानते वो भी ध्यान रखिए। फिजियोलॉजिकल लिकोरिया होता है, पैथोलॉजिकल लिकोरिया होता है। फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मल होना ही होना है वो, उसको कुछ नहीं। अभी पैथोलॉजिकल में आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, पैथोलॉजिकल अगर लिकोरिया है तो उसके क्या फीचर्स होंगे? मैम हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है, और जब ओव्यूलेशन होता है तब होता है। और इसका जो वो रहती है कंसिस्टेंसी ट्रांसपेरेंट रहती है मोस्टली। हाँ, ये नॉर्मल ने, नॉर्मल को आपने डिफाइन किया है। पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल लिकोरिया अगर होगा उसके क्या फीचर्स होंगे? इंपॉर्टेंट तो वही है ना, नॉर्मल हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मली भी होता है।
यस मैम। मैम पैथोलॉजिकल जो होता है उसमें इन्फेक्शन होता है, मतलब इस इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, मेडिकल कंडीशन खराब होती है तब भी होता है, या उसमें डिस्चार्ज ज्यादा भी हो सकता है, ईचिंग बर्निंग भी रहती है, और पेल्विक पेन होता है तब भी होता है। अमेजिंग, यही है उसका आंसर, कि उसमें ईचिंग होगी, फाउल स्मेलिंग स्मेलिंग होगा, कोई ना कोई कलर होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो एक इन्फेक्शन की वजह से मोस्टली हो रहा है, और पेन भी हो सकता है उसमें, और अ, वो वही उसकी विस्कोसिटी कैसी है ना, वो ठीक हो सकता है, वो अलग अलग तरह का हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन की कॉजेस, 5-6 कॉजेस बताइए, और हमें क्या करना होता है, क्या हम अपने कंज्यूमर को ये मीन्स मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने के लिए कहेंगे कि उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। हेलो हेलो, नमस्ते यस नीचल मैम। नमस्ते नीचा। मैम कॉन्स्टिपेशन का सबसे पहला कारण तो यही है कि लैक ऑफ डाइटरी फाइबर, हम लोग फाइबर नहीं ले रहे हैं अपने खाने में, जंक की तरफ ज़्यादा जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी कम पीते हैं, और हमारा जो मतलब लाइफस्टाइल है वो ऐसा हो गया है कि जिसमें हमारा जो खाने के टाइमिंग्स हैं वो भी बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, जिसको हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी बोलते हैं। और प्रॉपर शायद इसमें हम कह सकते हैं कि नींद ना लेना भी एक कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है, क्योंकि अगर हम सोते नहीं हैं तो हमारा पेट अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करता है, और डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो वो सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में चला जाता है। तो अगर कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट हमारे पास में आता है तो हमें सबसे पहले तो उन्हें यही इन्हीं चीज़ों पे गाइड करना है कि मतलब फाइबर अच्छा लेना है, सैलड्स लेनी है, या सबसे पहले अपना एलोवेरा डेली डिटॉक्स पीना है उसमें अच्छा यस। उसमें अच्छा फाइबर होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हाइड्रेट करके रखना है बॉडी को। अभी जैसे गर्मियों के दिन है तो हम पानी, नींबू पानी, अपने जूसेस कुछ कुछ ले सकते हैं। लाइफस्टाइल को अच्छा करना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है ताकि कॉन्स्टिपेशन पे हम अच्छे से काम कर सकें। उसके अलावा अगर मैं अपने प्रोडक्ट बताऊं तो उसमें हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि फ्रेशो है, उदर निरोगी है, ये सब हम उन्हें दे सकते हैं। यस मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। हमने एक और सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसमें सीपीआर के बारे में आपने बहुत कुछ जाना था। सीपीआर की फुल फॉर्म कोई अगर बता पाए तो। अच्छा, किस सिस्टम से रिलेटेड है ये सीपीआर, ये मुझे कोई बताए। मैम ये कार्डियो पल्मोनरी कुछ होता है, आगे का नहीं पता, आर का। बहुत अच्छा, आगे का वर्ड भी ऐसे ही है, रिससिटेशन उसको कहते हैं। मीन्स ओके। जब वो काम काम कर रहे हैं उनको उजागर करना, उनको और वो करना, मीन्स कि वो काम करने लगे, तो ये सीपीआर है। बहुत ओके अच्छा मैम। आंसर। वो कोई डिफाइन कर पाएगा बहुत अच्छे से। मैंने सुना था, अभिषेक सर ने लिया था, बहुत अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया था, जबकि ये प्रैक्टिकल करने की चीज है। अगर हमारे पास साथ में ममता मैम है, ममता मैम को एक बहुत अच्छा इंसिडेंस मिला था, और उनको हमने उनको सिखाया था, तो वो अगर बता पाए। अभिषेक सर। नमस्ते नेचर मैम। सीपीआर को हम जानते हैं, जैसे हृदय और सांस को चालू करने के लिए आपातकालीन प्रक्रिया में जो उसको प्रेस किया जाता है दोनों हाथों से, उसको हम लोग सीपीआर बोलते हैं। जैसे सांस या दिल के धड़कन जब रुक जाती है तो हम लोग बोलते हैं उनको सीपीआर देने की जरूरत है। तो हमें आमतौर पे सीने पे जो दबाव दिया जाता है लगातार, और मुंह से सांस देना, सांस अंदर की तरफ भरना, इसको हम समझते हैं कि इसको सीपीआर बोलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए, इसको डिफाइन करने में फिर बड़ा टाइम जाएगा, अभी टाइम बहुत हो गया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। प्लीज, मैंने एक बार एक वीडियो शेयर किया था, प्लीज आप सारे लोग ये सीख लीजिए। और देखिए, एक हमारी अभी कुछ मंथ हो गए,
वो डेंटिस्ट हैं, लेकिन उनके 4 भाई अ, ऐसे कोई मेडिकल फील्ड में नहीं है, और उनके फादर को अटैक आया तो उनकी घर की फीमेल ने उनको सीपीआर दिया, तो एनाडिपेट दिया होगा, ऐसा नहीं है कि वो जानते होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया। और उन्हें कुछ नहीं पता होगा कितने मिनट में कितनी बार देना है, कितने इंच तक नीचे हाथ लेना है, कौन से प्लेस पर रखना है, फिर भी वो लोग फीमेल्स नहीं, उनकी मतलब एक जो मेल थे उनकी वाइफ और 4 बहुएं, उन सारे ने वो किया। ठीक है, मे बी आज कल आईक्यू इतना है कि कोई वीडियो देख लिया हो, कुछ किया हो, लेकिन उन्होंने दिया और वो इतनी कंडीशन उनकी ठीक कर दी कि वो हॉस्पिटल जा सके। तो ऐसी चीजें कभी कभी, हम कोई नहीं चाहते कि हमारे घर में ऐसी कंडीशन आए या ऐसा इंसिडेंस हो कि हमें देना पड़े, लेकिन कभी कभी ये रेयर इंसिडेंट्स भी हमारे साथ होते हैं। तो प्लीज आज का एक होमवर्क समझ लीजिएगा, वैसा वीडियो ढूंढ लीजिए, उसको देखिए वो क्या क्या बता रहे हैं। अभिषेक सर ने भी बड़े अच्छे से डिफाइन किया है, उनका पूरा बड़ा वीडियो हमारे जो मॉर्निंग मंत्रा के सारे वीडियो है वहां पर है, उससे सीख लीजिए, इसको सीखिए, जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ममता गुड मैम, मॉर्निंग मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग मैम। यस सर, मैम अभिषेक बोल रहा है, अभिषेक कुमार, लखनऊ से। यस सर, यस सर। मैम उसमें बताया था कि जैसे आप सेंटर में है ना, चेस्ट के सेंटर में 120 टाइम्स आपको प्रेस करना है 5 सेंटीमीटर तक, और ये सर, बीच में। थैंक यू सो मच दोबारा से बताने के लिए। आप देखिए, मैं यही चीज कह रही थी कि अगर यहाँ हम थियोरेटिकल ही बात करते रहेंगे ना, तो आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, मैं बार बार कह रही हूँ ना सबसे, अभी भी हम कर सकते हैं, टाइम भी बढ़ रहा है, लेकिन उसका ना प्रैक्टिस करनी जरूरी है। मैं बात ये कर रही हूँ, कोई वीडियो देखिए और घर पे एक दूसरे पर प्रैक्टिस कीजिए। ये और आप ऐसा कर सकते हैं सर, आपका कोई वीडियो बना हो या आप वीडियो बना दे उसका, क्योंकि थ्योरेटिकल से ना सिर्फ समझ के कुछ नहीं, मैं बोल रही थी कि कोई वीडियो देखकर और घर पर प्रैक्टिस करें, बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। तो थैंक यू सो मच सर, और आपकी इस चीज के लिए आपने बहुत डिटेल में बताया ही था, और दोबारा से भी कभी जरूर जानेंगे मैम आगे वीडियो मैं इसको। सेंड कर दूंगा, मेरे पास वीडियोस हैं वो सब। अमेजिंग, आप जरूर करिए प्लीज सर। ओके मैम। तो अभी हम बात करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक इस बार हुए हैं। एक टॉपिक था कि अम, हाँ, हमारी बात हुई है इस पर भी, अगर अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर आ रहा है तो क्या कोई दूसरा वर्ड भी उसके लिए लिखा हो सकता है अल्ट्रासाउंड में? आप लिख सकते हैं इसका आंसर तो जल्दी से। हेपेटमेगलानी। अमेजिंग सर, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया, हिपेटोमगेली कहते हैं, मगेली। कोई भी जब ऑर्गन बढ़ता है उसको मगेली कहा जाता है, और उसमें अगर जब जब चर्बी बढ़ जाती है, फैट बढ़ रहा है, तो उसका साइज बढ़ जाता है, तो कभी कभी आप देखेंगे अल्ट्रासाउंड में हिपेटोमगेली लिखा होगा और साथ में फैटी लीवर की ग्रेड भी लिखी होगी, लेकिन एक टर्म हमें पता होनी चाहिए। जब गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है तो अल्ट्रासाउंड में कौन सी टर्म लिखी होती है? मैम कैलकुली। कैलकुली पत्थर को कहते हैं, स्टोन अच्छा। को कहते हैं, लिखा होगा हाँ। तो कैलकुली लिखा होगा। सिस्ट, बुशरा मैम, सिस्ट हेली को कहते हैं जिसमें कोई चीज भरी हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा निकल के आया है, सिस्ट आपने अगर लिखा है तो। सिस्ट एक किसी एक कैविटी बन गई हो और उसमें कुछ भरा हुआ हो, पानी भरा हो सकता है, तभी कहा जाता है क्लियर। गॉल स्टोन, गॉल स्टोन को ही दूसरी टर्म क्या लिखी होती है अल्ट्रासाउंड में, मैं ये पूछ रही मैम हूँ। वो कुछ पॉलीथियासिस कुछ ऐसा होता है, पता नहीं है। यस, बहुत सही, आप पहुंच चुके हैं कि देखिए इतना अगर लिखा हुआ आप, हम और वर्ड भी ना थोड़े से ऐसे ही उसको पहचान जाए हम। पॉलीलिथियसिस, ये अच्छा, सर ने मैंने लिख ठीक दिया। बोला था। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया, थोड़ा उससे थैंक मिलता यू। जुलता।
थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। कॉलीलिथिया हम उसको कहते हैं, कॉली हम गॉल ब्लैडर को कहते हैं, लिथिया और लिथिया जो होता है ना, स्टोन से रिलेटेड होता है, सिस इन्फेक्शन भी है उसमें, है ना। ओके मैम। कॉली और कॉलिसिस्टेक्टमी, अगर टोमी TOMI अगर होगा, इट मीन्स कि वो ऑर्गन निकला हुआ है, ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे अल्ट्रासाउंड में स्टेक्टमी डन ऐसे करके लिखा होगा, तो यानी कि हिस्ट्रा करके यूट्रस को कहते हैं, तो हिस्टेक्टमी उसकी ऑपरेशन हो चुका है, वो है दिखने। कॉलिसिस्टेक्टमी यानी कि वो निकला हुआ है, वो दिख नहीं रहा। गॉल ब्लैडर निकला हुआ है मतलब। हाँ, गॉल ब्लैडर निकला हुआ है। और लिथियसिस ओके अक्सर मैम। लिखा हुआ देखेंगे, इट मीन्स के वहां पे स्टोन है। और ओके साइज मैम। और बॉल स्टोन, ये टर्म्स तो उसमें होते ही हैं, बट ये कुछ टर्म्स अब जब हम अपनी नॉलेज को बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये सारे टर्म्स पहले जब हम मॉर्निंग मंत्रा नहीं करते थे 4 महीने पहले, उससे पहले हम ये बातें कर रहे होते या मैं करती थी, तो सर कहते थे इतना ओवर नहीं जाया कीजिए, हमें नॉर्मल। अब हमारी नॉलेज तो इतनी बढ़ चुकी है कि हम इन टर्म्स को भी जानने लगे। अभी हमारे कई कई सारे जो हैं सेशन हो चुके हैं वात पित्त कफ पर, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी दोष क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, प्रवृत्ति क्या होती है, और विकृति क्या होती है, कोई भी इसको डिफाइन कर पाए तो। वात पित्त कफ हम बहुत सारे सेशन ले चुके हैं, थैंक यू डॉक्टर सतीश यादव सर के लिए। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी तरह से हमें हर तरह से डिफाइन करके बताया है। यस सर, आप लिख सकते हैं, अगर उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। हेलो। यस मैम। मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ बताने की, जितना हमने यस ट्रेन द मैम। ट्रेनर में सीखा था कि वात पित्त कफ जो है ये हमारे बॉडी टाइप्स सर ने बताए थे कि तीन टाइप के लोग होते हैं, उनकी 3 टाइप की प्रकृति होती है, या तो वात डोमिनेंस होता है, या पित्त, या कफ, या फिर इसके अलावा और भी मतलब दो के कॉम्बिनेशन भी बताए थे, और एक त्रिदोष भी बताया था कि त्रिदोष भी बढ़ा हुआ हो सकता है। तो वात बॉडी टाइप में गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम सर ने बताया था कि वात बढ़ी हुई होती है, तो हमें 80 टाइप के मेजर इश्यूज हो सकते हैं हमारी बॉडी में। वेराज अगर हम कफ को कंसिडर करें तो 20 टाइप के मेजर प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में कंसिडर हो सकते हैं, जिसमें हमारा चेस्ट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, माइग्रेन, ये सब सर ने बताया था। और पित्त में बताया था कि हमारी बॉडी में पित्त बढ़ना, पेट डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज, ये सारी चीजें सर ने एक्सप्लेन की थी। तो प्रकृति शायद इन्हीं के अकॉर्डिंग जो इंसान का नेचर होता है कि कफ बॉडी टाइप है तो थोड़ा लेजी होता है, डिले करते हैं काम को, पित्त बॉडी टाइप वाले जल्दी जल्दी में रहते हैं, अग्रेशन में रहते हैं, इन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एज वात बॉडी टाइप को अगर हम देखते हैं तो क्योंकि ये वात पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, तो ये पित्त के साथ में भी अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कफ के साथ में भी बना सकते हैं। और वात वाले को शायद जॉइंट पेन सबसे पहले सर ने बताया था कि अगर वात बॉडी टाइप होता है तो जॉइंट्स के इशू और अर्थराइटिस के इश्यूज ये सब आ सकते हैं। रियली थैंक यू इतना अच्छे थैंक से यू सो डिफाइन मच करने मैम। के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रकृति आपने अच्छे से डिफाइन किया, प्रकृति यही होती है जो हमें एक तरह से, जो नेचुरल हमारा दोष है वो जो है उसको हम कहते हैं प्रकृति। और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति ऐसे समझ लीजिए जैसे मैं अपने आप, मेरा कफ है तो मैं हमेशा कफ में नहीं रही, मैंने अपने आप को बैलेंस रखने के लिए दूसरे जो है वात और पित्त, उनको भी हर चीज, जैसे हम लोगों को ये काउंसलिंग कर सकते हैं कि आप अगर डेली रूटीन अच्छा करेंगे तो सारे जो दोष हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। तो मैंने अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि जो पॉजिटिव हैबिट्स आप डालेंगे तो उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ गलत आदतें ऐसे ही आपको हो जाएंगी, या ये कह सकते हैं, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि
जब हम एक गार्डन को ठीक करना चाहेंगे तो अच्छे पौधों की तो बड़ी केयर करनी पड़ेगी, और घास फूस ये खराब का हर्ब्स जो है, जो बिल्कुल यूजलेस हैं, वो ऐसे ही उगाएंगी। तो जिस तरफ हमारा झुकाव ज्यादा होता है, प्रवृत्ति उसको कहते हैं, मीन्स ये वाला तो हो ही जाएगा, ये वाली आदत तो आ ही जाएगी। जैसे कफ को कहा जाता है कि वो लेजी होते हैं, वो धीरे चलते हैं, वो सर बड़ा डिफाइन कर रहे थे, वो उनको वो कम बोलना चाहते हैं, वो आराम से रहना चाहते हैं, ज्यादा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। तो वो उस तरफ तो झुकाव उनका ज्यादा ही है, ये प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है। और विकृति यानी कि अभी आपका क्या इम्बैलेंस चल रहा है। तो ये प्रकृति, विकृति और प्रवृत्ति, ये तीन चीजों को अच्छी तरह से थोड़ा इनको डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी प्रकृति तो ये है और आपकी ये विकृति हो रही है इस वक्त। अगर इस तरह के टर्म्स अभी हम सोच रहे हैं कॉलेलिथियसिस बोलेंगे अपने क्लाइंट के सामने, लेकिन इस तरह के टर्म्स अगर हम बोलेंगे उनसे, उनको आयुर्वेदा की भी नॉलेज देंगे तो अच्छा उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं यही जानना चाहूंगी, क्योंकि हमारे टॉपिक्स इतने अच्छे थे इस पूरे मंथ में, विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है? आज संडे का दिन है, आप सब मूड में भी है, जल्दी से लिखिए उसको, कहाँ इतना टाइम लग रहा है। मैम आप वो बात कर रहे हैं जो हमारे टाइप्स ऑफ एसिड्स में जब हम बोलते हैं कि इसको विटामिन B12 को शायद एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, आप वही पूछ रहे हैं? ये यस, आपने मैम ने वो लिख दिया है, कोबालामाइन। उन सबके ना जितने भी विटामिन हैं, इन सबके अपने साइंटिफिक नेम है। तो यस, यहाँ पे साइना कोबालामीन और मिथाइल कोबालामीन आया है। ये दो मेन टाइप होते हैं, कोबालामीन उसका नाम होता है, और ये दो मेन टाइप होते हैं, साइना कोबालामीन और मिथाइल कोबालामीन। तो ये अ, और आशीष सर ने बिल्कुल सही लिखा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जिसने भी ये लिखा है, मैं भी कहीं ना कहीं से रिमाइंड किया होगा, और वो ऐसा कर सकते हैं। हम श्रीकांत सर को तो कह नहीं सकते, वो लोग बहुत स्टडी कर रहे हैं, और ग्रेट इंस्पिरेशन है हमारे आशीष सर और श्रीकांत सर के, वो करके दिखा रहे हैं कि हम बहुत जल्द बहुत ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं अगर हम सही कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ते रहे तो अब एक और क्वेश्चन है इसी सेशन से, जो हमारा विटामिन B12 है, वो टैबलेट फॉर्म में है, उसके साथ कुछ और भी लिखा हुआ है। मीन्स हमारे विटामिन B12 का नाम क्या है, क्या क्या है उसमें, मैं कह सकती हूँ उसमें और भी इंग्रेडिएंट हैं, तो वो कौन से इंग्रेडिएंट या पूरा नाम क्या लिखा हुआ है, प्लीज जल्दी से इसका अप्लाई दीजिए। अमेजिंग बुशरा मैम, जिनसेंग है उसमें, एक और कुछ भी है। जिंकोवा बिलोवा। यस मैम। अब थोड़ा सा कोई क्या बता पाएगा, जिनसेंग और जिंको बिलोबा होता है वो? मैं हमेशा उसको लिखती हूँ, जब उसमें लिखती हूँ ना, मोस्टली मैं उसमें आगे को लिखती हूँ। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने लिख कर दिया, तो वो बोले मैम क्या अलग से भी मेडिसिन लिखी है? तो मैंने कहा नहीं, अलग से तो कुछ नहीं है, इसी में है सारे। तो कह रहे ये क्या है, ये क्या होता है? मैंने कहा ये मैंने इसलिए लिखा है कि विटामिन B12 तो सब जानते हैं, जिस कंज्यूमर के पास भी वो जाएगा, लेकिन अगर उसके आगे कुछ अलग सा नाम लिखा हुआ है तो उसको लगेगा भाई आयुर्वेदिक वाली मेडिसिन है। ठीक है। तो वो दो मेडिसिन आप उनको पढ़ के देखिएगा, यहाँ हर चीज डिफाइन करें हम, बहुत जल्दी टाइम जा रहा है। वो बहुत अच्छे हर्ब्स हैं। जिनसेंग बिल्कुल ऐसा एक तरह से काम करता है जिस तरह से अश्वगंधा करता है। ये दोनों ही मेडिसिन जो है, जिनको बिलोबा और जिनसेंग, ये जो मीन्स मेंटल डिप्रिविएशन हो रहा होता है, जैसे याददाश्त भूलना
और काम में रख के भूल जाना, या एजिंग जो हो रही है, या हाथ कांप रहे हैं, ऐसी जो सारी चीजें होती हैं उनके लिए ये बहुत अच्छे। हाँ, मेमोरी इंप्रूवमेंट, ये सारे, इन सब में ये दोनों मेडिसिन यूज होते हैं, तो इनको प्लीज पढ़िएगा। और जब भी हम अपने विटामिन B12 को, और मेरा क्वेश्चन और भी था कि हमें कैसे काउंसलिंग करनी चाहिए विटामिन B12 के लिए, अ, अगर कोई जल्दी से बता पाए तो। मैम जनरली मैंने अभी तक ये देखा है कि जब भी मैं अपने पेशेंट से बात करती हूँ फीमेल से, तो मैंने ज्यादातर फीमेल से पूछा है। वो लोग सुबह बताती हैं कि हम जब उठते हैं या हम सो रहे हैं तो हमें मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं, या थका हुआ महसूस हो रहा है, या मतलब मेमोरी इतनी शार्प नहीं हो पा रही है जैसे पहले थी। जैसे मैं खुद भी पहले बोला करती थी कि मेरी मेमोरी इतनी शार्प नहीं थी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अभी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, तो एक ब्रेन बूस्टर की तरह ये काम करते हैं, ब्रेन को बूस्ट कर देते हैं। तो यही चीजों के ऊपर मैं बात करती हूँ फीमेल से कि क्या आपको लगता है कि भाई आपकी मेमोरी जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे मेमोरी कम हो रही है, या मसल्स में आप कुछ प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, आपको मसल्स क्रैम्प्स आ रहे हैं, या नर्वस इश्यूज कुछ आ रहे हैं, नसों से रिलेटेड आपको लगता है कि पैरों में सुन्नपन रहता है, या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जब फीमेल्स इसके बारे में अग्री करते हैं तब मैं उन्हें विटामिन B12 के बारे में बताती हूँ। और अभी तिवारी सर का सेशन था तब मैं तिवारी सर ने ये भी बताया कि जब मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह होती हैं तो वहां पे भी विटामिन B12 बहुत अच्छा काम करता है। यस मैम। जी थैंक यू मैम। क्योंकि हमारे, हाँ हाँ, हम उसमें कह सकते हैं कि हमारे विटामिन B12 उसका, वो जरूर से मेंटल इम्प्रूवमेंट में तो करता ही है, लेकिन उसमें जिनसेंग और जिंको बिलोबा भी है, तो उसके बारे में भी आप जरूर से कुछ बता रहे होंगे अपने पेशेंट को। और एक हाँ बहुत बड़ी चीज हमें हमेशा बतानी है कि हमारे जो विटामिन्स होते हैं वो फैट सॉलेबल और वाटर सॉलेबल होते हैं। ये आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही है कि कौन से फैट सॉलेबल होते हैं, कौन से वाटर सॉलेबल। फैट सॉलेबल जो होते हैं वो थोड़े दिन तक स्टोर रह सकते हैं, लेकिन वाटर सॉलेबल मीन्स वो पानी में सॉलेबल होंगे, कहीं पे स्टोर नहीं हो पाएंगे। तो अगर आज हम लेंगे और अगर हमने ज्यादा ले लिया तो वो फिर वॉश आउट हो जाएंगे, बाकी जो बचा हुआ है, जितनी नीड है उतनी ले ली गई। बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, मैं बार बार कहती हूँ कि वो एक्स्ट्रा नहीं ले लेती है, वो जितने उसको जरूरत है वो ले लेगी और बाकी वो निकल जाएगा। तो हमें हर दिन लेने की जरूरत है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब हम अपने क्लाइंट को, अपने कंज्यूमर को बता रहे होंगे कि मैम ये तो लेना ही लेना पड़ेगा किसी भी चीज में, और किस किस खाने में होता है, तो हम वो सारा प्रोटीन और उसमें हम बता रहे होंगे। और फिर हम अलग से इसको अपनी, मैम हमारी इसमें मैं जो, एक पॉइंट और ऐड करती हूँ। जनरली जब भी मैं मतलब किसी भी पेशेंट की मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, किसी की भी मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, तो मैं सबसे पहले उनसे पूछती हूँ कि क्या वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। तो जब वो वेजिटेरियन बताते हैं तो जनरली हम देखते ही हैं कि हमने देखा है कि वेजिटेरियंस की डाइट में विटामिन B12 की कमी रहती है। तो मैं उन्हें वैसे भी सजेस्ट करती हूँ और उन्हें इसके बारे में बताती हूँ कि विटामिन B12 एक एसेंशियल विटामिन है, और हमारी जो वेजिटेरियंस की डाइट है उससे ये पूरा नहीं होता, तो इसलिए हमें एज अ सप्लीमेंट इसे लेना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, बिल्कुल थैंक यही यू मैम। कहना है हमें, ऐसे ही बोलना है, बिल्कुल ऐसे ही। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा था हमारा। मुझे बताइए, प्रीबायोटिक क्या होता है और प्रोबायोटिक क्या होता है, बहुत शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। प्रीबायोटिक क्या होता है और प्रोबायोटिक क्या होता है। मैम प्रोबायोटिक्स तो वो बैक्टीरिया होते हैं जैसे यीस्ट वगैरह हो गए, जो हमारे गट को हेल्प करते हैं हमारी गट के लिए। और प्रीबायोटिक प्लांट फाइबर्स वगैरह ऐसा कुछ होता है जो कि ओके। प्रोबायोटिक्स की फंक्शनिंग को प्रोबाय बढ़ाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोबायोटिक्स का खाना होते हैं। हाँ हाँ हाँ, जी हाँ जी। अमेजिंग। बुशरा मैम भी कुछ कहने वाले थे, वो उनका तो ये सेशन ही था। ये बिल्कुल सही है, इतना इजी वे में ही बताना है। प्रोबायोटिक
प्रो जो है ना, यस मैम। ओके, आपका आंसर शायद इन लोगों ने बता दिया, वही आप कह यस रहे हैं। मैम, यही कि प्रोबायोटिक्स तो हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और प्रीबायोटिक्स होते हैं जो उसका खाना होता है। वेरी गुड, बस इतना ही इजी आंसर है इसका। लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग है, जो लोग सीख रहे होंगे उनको वो जब बार बार सीख रहे होंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रो क्या होता है, प्री क्या होता है, क्योंकि मिलते जुलते हैं। तो इसलिए ये याद रखना है, प्रो जो होता है वो खुद बैक्टीरियाज होते हैं मोस्टली, क्योंकि जो अभी मैम ने बताया यीस्ट, फंगस, वायरस सब होते हैं, लेकिन मोस्टली बैक्टीरियाज होते हैं। गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया बहुत दिन से सुन रहे हैं। तो और प्री जो है उनका खाना होता है। अब कोई एग्जाम्पल दे पाएगा प्रोबायोटिक के एग्जाम्पल क्या है और प्री के एग्जाम्पल क्या है? मैम प्रोबायोटिक्स के तो दही हो गया, और फर्मेंटेड फूड्स हो गए, ये है। और प्रीबायोटिक्स हमारा गार्लिक हो गया और अनियन हो गया, ये हमारा प्रीबायोटिक्स हो गए। बहुत ही फेमस होता है जो बनाना होता है। मैं हमेशा से मुझे ऐसा लगता है बहुत पहले से, मतलब मैंने ऐसे ऐसे, आप लोग देखते होंगे ना कि जिस चीज को बिल्कुल मना है वो चीज खाने की बात कर रहा है उस बीमारी में, ऐसा आप देखते होंगे। आप तो मैं बहुत पहले से देख रही हूँ। तो मैं दही और बनाना, जब लूज मोशन होते हैं तो मीन्स हमारा एक तरह से जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे बह जाते हैं। तो आपने बहुत सारे सैशेट देखे होंगे, बच्चों को दिए जाते हैं, कुछ रेस्क्यू दिए जाते हैं पीने के लिए। तो वो जो होते हैं ना, वो हमारे एंट्रोजर्मिना इस तरह का आपने सुने होंगे ना। और मेरे तो यहाँ भी रखा है ये एंट्रो करके बहुत सारे इस तरह के वो होंगे जो आप देखते होंगे। वो दिए जाते हैं लूज मोशन में, क्योंकि वो बह जाते हैं सारे हमारे बैक्टीरिया, क्योंकि वो लास्ट में ही रहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा होते हैं, 90% वहां पे होते हैं। तो वहां से बह जाते हैं, इसलिए अ, बच्चों को अलग से दिया जाता है। तो मैं हमेशा उसमें बोलती थी लूज मोशन में कि आपका खाना ही जो होगा ना, और जब बैक्टीरिया होंगे वहां पर तो वो खुद इम्यूनिटी तो वो करते हैं इम्प्रूव, वो खुद लूज मोशन और उस सबको कंट्रोल कर लेंगे। तो वहां पे दही और केला मैं खाने को बोलती हूँ। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे एप्पल साइडर विनेगर की भी बात हुई थी, तो जिस तरह से हम कभी कभी मतलब बहुत लंबे समय तक ना लें, लेकिन बार बार हम एप्पल साइडर विनेगर को खाने से पहले लें, तो वो प्रीबायोटिक की तरह काम करता है। और अभी मैम ने बताया फर्मेंटेड फूड, तो जिसमें अचार और इडली और साउथ के खाना वो फर्मेंट करके खाते हैं ज्यादातर। तो वो जो होते हैं वो भी प्रीबायोटिक की तरह काम करते हैं। और नहीं, वो प्रोबायोटिक है। केला हो गया, ओट्स हो गया, ऐसा खाने जो कि मुश्किल से पच पाए, मतलब वो स्टमक में जाए तब भी वो पचे नहीं, आधे अधूरे रह जाएं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए तब भी वो ऐसा ना हो कि पूरे डाइजेस्ट हो जाए। वहां जाके मीन्स जो लार्ज इंटेस्टीन है जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं उनको खाना मिलना चाहिए, तो वहां जाके वो पच पाए। तो ऐसे खानों में केला होता है, बहुत सारे फाइबर भी होते हैं, और दालें होती हैं बहुत सारी, फाइबर रिच फूड। यस, एलोवेरा, ये, और गार्लिक अभी बताया मैम ने, गार्लिक होता है। और ओट्स भी होता है उसमें, ओट्स भी ऐसा ही होता है। फ्लैक्स सीड्स को बहुत कहा जाता है, फ्लैक्स सीड्स भी ऐसे ही होता है। तो ये ऐसे खाने हैं। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने बहुत पहले जानी थी। अगर आप चावल और आलू दो चीजों को जैसे पका दिया जाए, उसको बहुत ओवर कुक्ड नहीं किया जाए, जैसे चावल है उसको अगर बॉईल करते हैं ऐसे कि स्पाइसी और वो सब बॉईल कर लिया, और या फिर आलू को बॉईल कर लिया और फिर उसको ओवरनाइट रख दिया जाए, और फिर जब सुबह में खाएंगे, तो ये भी हमारा एक प्रीबायोटिक फूड होता है। ये बहुत मीन्स हमें
बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ही कोई चीज हमें नुकसान करती है। अगर थोड़ा सा हम ऐसा खाएं, जैसे कह सकते हैं इसको बासी खाना, तो और सारी चीजें नहीं, लेकिन चावल और आलू ये हमारा प्रीबायोटिक की तरह काम करता है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन जा रहा है। अभी इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू रखेंगे या एंड करना चाहिए? मैम कंटिन्यू करना है, बहुत मजा आ रहा है। ओके, तो इन्फेक्शन और इंफ्लामेशन दो अलग अलग वर्ड हैं, दो अलग अलग तरह से। क्या इनमें डिफरेंस है, किस तरह से आप इनको डिफाइन करना चाहेंगे, ये मुझे बताइए। इन्फ्लेमेशन तो सूजन होती है ना, किसी भी ऑर्गन में या फिर हमारी बॉडी पे कहीं पे भी जब सूजन हो जाती है किसी भी पार्ट में, तो वो इन्फ्लामेशन होती है। और इन्फेक्शन होता है कि जैसे वहां पे कुछ हो गया है, कुछ चोट लग गई जिसकी वजह से वो उसमें बैक्टीरिया वगैरह बन रहे हैं और वो फैल रहा है या फिर वो प्रॉब्लम दे रहा है, वो वो होता है इन्फेक्शन। अमेजिंग आंसर मैम, थैंक यू सो मच। आप आपको खुद लगता है कि आप 5-6 महीने पहले ये आंसर दे सकते थे? नहीं मैम इतने होशियार हम शुरू से नहीं थे मुझे बहुत खुशी हुई मैम, बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया है। इन्फेक्शन यही होता है कि जब कोई पैथोलॉजी हो जाए, मीन्स कोई इन्फेक्शन, यानी कि बैक्टीरियल या किसी वजह से वहां पे कोई चेंजेस आए। एक नॉर्मल जो है फिजियोलॉजी जो है, वहां पे पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, वो इन्फेक्शन है। इन्फ्लामेशन भी सेम है, लेकिन इन्फ्लामेशन उसका एक रिएक्शन है, ठीक है। किसी इन्फेक्शन के बाद जो बॉडी रेस्पॉन्ड करती है, वो उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन। और या देखिए, एक तो पैथोलॉजी की वजह से हुआ था, मैम ने अभी बताया कट जाएगा, उस कटने के बाद उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा। नॉर्मल एक्ने आ रहा है, वो इन्फेक्शन है, लेकिन इसी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। हमेशा हर चीज में, जैसे वेजाइनल डिस्चार्ज की मैं बात करूं, वहां पर वो इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी वो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया आ जाते हैं उसमें और वो सेकेंडरी इन्फेक्शन बन जाता है। और इन्फ्लामेशन, जैसे मैम ने बताया, सूजन, इन्फ्लामेशन एक नेचुरल मीन्स वहां का एक तरह से बॉडी का रेस्पॉन्स होता है, प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स होता है। और उसमें फीचर्स होते हैं उसके, जब ये उन्होंने दिया था, डॉक्टर मदन गोपाल सर ने लिया था, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया था। उसके फीचर्स होते हैं, वो जगह रेड हो जाती है। इन्फ्लामेशन को आप छू कर देख कर समझ सकते हैं, थोड़ी स्वेल्ड हो जाती है, स्वेलिंग आना मैम बता रहे हैं ना, स्वेल्ड हो जाती है, रेड हो जाती है, थोड़ी गर्म होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसको बॉडी ठीक करना चाह रही है, और वहां पर व्हाइट ब्लड सेल्स हम सब जानते हैं, वो हमें बचाने के लिए आ जाते हैं। जहां भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो आके वहां अकुमुलेट हो गए हैं, ब्लड आ गया है, वो इसलिए वो रेड होगा। ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा है, इसलिए वो गर्म होगा। वहां पे स्वेल है, फ्लूइड आ गया, इसलिए वो स्वेल हो गया। तो ये उसके फीचर्स होते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारा सेशन रहा था, अम, मेरा वन ऑफ द फेवरेट था ये। मिल्क टी और हर्बल टी में क्या मेजर डिफरेंस है, ये जरूर से मुझे बताइए प्लीज। मैम मैं सोचती हूँ ये तो किसी को बताना ही चाहिए। मैंने इतना हाँ, इतने हाँ, अच्छे से आपने डिफाइन किया है, मैं चाहती हूँ कोई और ही इसका आंसर दे। फिर से मैं ही बताऊंगी तो क्या फायदा। बुशरा मैम, आप ट्राई कीजिए, मिल्क टी में और हर्बल टी में क्या डिफरेंस होता है। ममता मैम है, बुशरा मैम है। यस सर। मैम मैम जो जैसे हर्बल टी हम होती है, यस सर, अभिषेक सर पहले बता देते, बताइए फिर सर बताइए। जी, जैसे हम लोग मिल्क टी समझते हैं तो उसमें हम लोग चाय पत्ती का यूज़ करते हैं, दूध का यूज़ करते हैं, शुगर का यूज़ करते हैं। और जैसे हम लोग हर्बल टी का नाम आता है तो हर्बल टी सुनते ही हमें ये समझ में आता है कि हमें कुछ जड़ी बूटियाँ जैसे
तुलसी का पत्ता, पुदीना, इलायची, लौंग, अदरक, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो इसे हम हर्बल टी समझते हैं। थैंक यू सो थैंक यू। मच। ममता मैम का और आंसर सुन लेते हैं। हाँ मैम, जो मिल्क टी होता है वो जैसे हमारी चाय होती है, उसमें जो चाय पत्ती यूज होती है उसमें कैफीन होता है, और दूध में एक पदार्थ पाया जाता है, उसका नाम थोड़ा स्किप हो रहा है, वो दोनों मिलकर हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं, है ना। वो दोनों मिलने से साथ में फिर शुगर भी डलती है, तो नुकसान वाली चीज बन जाती है हमारे लिए। और जबकि हर्बल टी में हमारे जड़ी बूटियां, अश्वगंधा वगैरह होते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये बॉडी को डिटॉक्स भी करती है और बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी हो जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से डिफाइन किया। अब मैं चाहूंगी सोनिया मैम आप ही एक बार और कर देंगे तो ये क्वेश्चन फिर कोई नहीं भूलेगा फिर ना। ये बहुत ही अच्छा था जब आपने डिफरेंस बताया था उसमें। प्लीज वेलकम सोनिया मैम। थैंक यू सो मच मैम। चाय के बारे में मैंने सबसे पहले यही बात की थी कि हमारे देश में इतनी ज्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है और 80% चाय हम खुद ही पी जाते हैं। जितना 13 लाख टन चाय, जब मैंने इसके बारे में जब मैं पढ़ रही थी तब मैंने देखा कि 13 से 14 लाख टन चाय बनाते हैं और 80% हम खुद ही पी जाते हैं इस चाय को। तो हम लोग इतने शौकीन है, इस सेशन के बाद में भी चाय पीने वाले हैं। बहुत सारे लोग। तो इस चाय के बारे में, जैसे ये हमारी डाइट में इंक्लूड हुई, तो इसके बहुत सारे पहले जब हम इसमें दूध ऐड नहीं करते थे तो इसके बेनिफिट्स हुआ करते थे, क्योंकि इसको हम सिर्फ पानी में चाय की पत्ती को डाल के उबाल के एज अ काढ़ा पिया करते थे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस लेवल को भी कम करती थी और काफी सारी चीजें थी। लेकिन जब हम चाय की पत्ती और दूध को मिक्स कर देते हैं तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि दूध में हमारे पास में कैल्शियम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वहीं अगर हम चाय की पत्ती, मतलब ये इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये हमारी बॉडी में निकोटीन होता है चाय में, तो ये बहुत ज्यादा बहुत सारी जगहों पे जाके नुकसान करता है, हमारे सेल्स को डैमेज करता है। एजिंग जल्दी होती है, जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं उनको एजिंग जल्दी होती है। अब और सबसे एक और बात आप लोगों ने देखी होगी कि जब चाय पीते हैं लोग तो उनको, मतलब जैसे जो लोग हैं रात की ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, वो लोग चाय पीते हैं तो वो हमारी नींद की साइकिल को भी डिस्टर्ब करती है, हमारे कार्टिसोल जो लेवल है उसको भी बढ़ाती है, हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उसको भी ये बढ़ाती है, उनको कार्टिसोल को ये एक्टिवेट कर देती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक डीप स्लीप नहीं ले पाती है। वहीं अगर मैं हर्बल टी की बात करूं तो मैंने एक एक पॉइंट बताया था कि इसमें जैसे अगर हम दालचीनी का काढ़ा बना के पीते हैं तो उसके क्या बेनिफिट होंगे, हम मतलब क्या नाम है उसका, काली मिर्च का काढ़ा बना पीते हैं तो क्या बेनिफिट होंगे, अशोक की छाल के क्या बेनिफिट होंगे, अश्वगंधा के क्या बेनिफिट होंगे। और इस तरीके से हमारी जो हर्बल टी है उसमें 13 हर्ब्स हैं, उन 13 हर्ब्स को जब हम मिक्स कर लेते हैं तो वो हमारी हर्बल वेलनेस टी बनती है और वो एक काढ़े की तरह ही काम करती है। और ये भी मैम, मैंने जब अपनी रिसर्च की थी पहले, मैंने आपको बताया था कि पहले मैं भी चाय पीती थी क्योंकि मैं भी एडिक्टेड थी चाय की, तो वही चीज होती थी, क्योंकि निकोटिन आपके दिमाग को अटैक करता है टाइमली, अगर आप नहीं मिलती वो चीजें तो मैम वॉइस चली गई, पता नहीं ऐसा क्या हुआ। तो सोनिया मैम ने बहुत डिटेल में बता ही दिया है। जब भी नमस्ते नेचर मैम। यस सर, यस सर, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ चाय पे। यस सर। मैम हम लोग तो चाय पीते हैं, हम लोग नहीं पीते हैं, बहुत सारे लोग पीते हैं, हम लोग तो नहीं पीते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ना, जैसे मैम बताई कि 80% चाय हम लोग खुद पी जाते हैं और 20% नहीं पीते हैं। तो ये 80% चाय हम लोग नहीं पीते हैं, सिर्फ केमिकल पीते हैं और उसका रखड़ पीते हैं। चाय का जो क्वालिटी होता है बढ़िया वाला, वो हमेशा बाहर चला जाता है और अपने यहाँ वही चाय बचता है जो कि जानवर को भी नहीं देना है, वही हम लोग चाय पीते हैं। किसी के घर में जाइए तो बढ़िया क्वालिटी का जो 1000-2000 केजी का चाय पत्ती है वो किसी के घर नहीं मिलेगा। सब किसी के घर वो मिलेगा जो 200 रुपए केजी वाला है, तो केमिकल है।
और चाय के नाम पर हम लोग धोखा तो खा ही रहे हैं। और हमको नहीं पता है कि लोग जो देर देर नाइट ड्यूटी करते हैं, वो एक कप चाय पी लेते हैं तो उनको एनर्जी आ जाता है। उसमें क्या इतना रहता है? एक गिलास दूध पीने से एनर्जी नहीं रहता है। एक गिलास 250 ग्राम दूध पीते हैं तो एनर्जी नहीं आता है। और एक 100 ग्राम का चाय का कप पी लेते हैं तो उनको एनर्जी मिल जाता है कि चलो 2 घंटा हम ड्यूटी कर लें। वो केमिकल ही ना है। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो जी। जो मैम जो मैं भी कुछ पॉइंट। बोलना चाहूंगी। यस सर, यस मैम। नमस्ते नेचर मैम। वैसे तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। चाय पर मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। मैं आजकल देखती हूँ बहुत सारी लेडीज में, कल भी मेरी एक लड़की से बात हो रही थी जो मैं 23 साल की थी, और उनको कुछ मतलब बॉडी में प्रॉब्लम आ रहा था। बता रही थी कि मुझे सफ़ेद पानी की दिक्कत है, मुझे बवासीर की दिक्कत है। तो मैंने जब उनकी रूटीन पूछी कि मैम आपका रूटीन क्या है, तो उन्होंने बोला कि मैं जॉब करती हूँ, और जॉब करती हूँ तो मैं दोपहर में रोटी खाती हूँ, सुबह मैं 1 कप चाय पी के जाती हूँ। तो मैंने उनसे फिर मैं ये चीज़ देखती हूँ कि आजकल लोग रोटी खाना कम पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, सुबह उठते ही वो खाली पेट चाय पीते हैं। और इससे उनकी बॉडी में क्या होता है कि उन्हें भूख नहीं लगती, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। जैसे स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, हेयर प्रॉब्लम हो जाता है, गैस बनती है, और आगे चल के यही चीज़ें उनके अंदर इम्यूनिटी भी कम करती है। लेकिन वही अगर हम अपना वेलनेस टी पीते हैं, हर्बल टी पीते हैं, तो इसके नाम में ही हर्बल है, और इसको पीने से हमारे पेट में जो गैस बनती है, जो हम सुबह मॉर्निंग में उठते ही अपने पेट को चाय जैसी द्रव्य तत्व देते हैं, इससे हमारे पेट में जो गैस होता है उसे और डबल गैस बनता है। और कहते हैं कि जो चाय में एक नशा होता है कैफीन, वो ड्रग से भी बहुत खतरनाक नशा होता है। इसमें कई सारे मैं लेडीज को भी देखती हूँ कि वो लोग कहती है कि मुझे भूख नहीं लगती, मुझे 12 बजे मैं रोटी खाती हूँ, या शाम तक भी एक आध रोटी खा लेती हूँ, लेकिन मुझे चाय चाहिए। उन्हें सुबह भी चाय चाहिए, दोपहर भी चाय चाहिए, शाम को भी चाहिए। आफ्टर ऑल, रात को भी सोने से पहले वो आधी गिलास 1 गिलास तक चाय पीते हैं। तो इससे उनकी बॉडी भी नुकसान होता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम जो उनको आगे चलकर फेस करना पड़ता है। तो मैं तो वैसे किसी को सजेस्ट नहीं करती। मैं किसी से भी मिलती हूँ तो सबसे पहले मेरा सवाल यही होता है कि आपका रूटीन क्या है, और क्या आप खाली पेट चाय पीते हो? सबसे पहले वही कहते हैं कि हाँ जी, वो तो मेरा पहला मेरी खुराक है, मेरी एनर्जी बूस्ट है। तो मैं उन्हें यही कहती हूँ, ठीक है, अगर आपको चाय पीनी है तो आप पत्ती में दूध मत गिरिए। आप पत्ती में आप एक काम करो, चलिए अदरक मैम, डाल। ये बात हो ही चुकी है ना। ये बहुत हो अच्छी गई, है। बहुत डिटेल में हो गई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्योंकि सेशन बहुत लंबा होता जा रहा है, बस एक दो क्वेश्चन और लेंगे। अ, ऐसा भी नहीं है, आप सबके ही और बहुत सारे लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट काम सुबह सुबह से स्टार्ट होने। हमारे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन लास्ट में हुआ है, जो मैंने बताया था कि लैटिन वर्ड में सब जो ह्यूमन बॉडी है उस ऑर्गन के नाम, डिजीजेस के नाम और कुछ ना कुछ उनको अलग से कहा जाता है। तो सारे ऑर्गन, 5-6 ऑर्गन के क्या लैटिन वर्ड में कहा जाता है उनको, जो भी जिस नाम लिख सकता है। जैसे हार्ट को क्या कहते हैं, ब्रेन को क्या कहते हैं। तो मैं जरूर से चैट में ही चाहूंगी, आप जल्दी जल्दी लिख दीजिए लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं ऑर्गन्स को। आप ब्रेन का नाम लिख सकते हैं, हार्ट का लिख सकते हैं, लिवर का लिख सकते हैं, किडनी का लिख सकते हैं। अरे अब ये तो पता है आप लोगों को बहुत ज्यादा। अरे ये बहुत अच्छा है, आप ही मैम। हार्ट को कोर कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। ब्रेन को सेरिब्रम कहते हैं, और नर्वस सिस्टम पूरा ब्रेन सिस्टम होता है। लीवर को, अमेजिंग, लीवर को हिपैटिक कहते हैं। किडनी को रीनल कहते हैं। ये कुछ ज्यादा ही आपने एडवांस रैन करके जो लिखा हुआ है। लंग को पल्मो कहते हैं, स्टमक को गैस्ट्रिक कहते हैं। और बिल्कुल सही है, बहुत सारे इसमें आगे। स्किन को डर्म कहते हैं, ठीक है।
और उसमें हमारा एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट था, इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ये, उसमें सफिक्स लगा होता है लास्ट में, मतलब एक वर्ड के लास्ट में, जैसे कि हार्ट होगा तो कार्डिया कहते हैं उसको। कार्डिया के बाद में अगर वहां में इन्फ्लामेशन है तो क्या लगा होगा, टिस। अमेजिंग, आइटिस होता है बुशरा मैम, लेकिन आपको ये याद है, जहां भी टिस देख लेंगे आप तो आप समझ जाएंगे कि वो उस ऑर्गन का या उसकी सेल्स का इन्फेक्शन है। तो हेपेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, डर्माटाइटिस, तो ये इन्फेक्शन का होता है। और बड़ा होने को, कोई ऑर्गन अगर एनलार्ज हो रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, उसको क्या कहते हैं, कोई मगैली, अमेजिंग। ट्यूमर, कोई कोई ग्रोथ हो रही होती है उसको क्या कहते हैं, ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन और पैथोलॉजिकल ट्यूमर, कैंसरस ट्यूमर और बेनाइन। बेनाइन मीन्स बस वहां पे सेल्स की ग्रोथ हुई है, उसमें भी सफिक्स लगा होता है, एक वर्ड के बाद में कुछ लगा होता है। जब कहते हैं ना गांठ हो गई, अगर आपका कंज्यूमर कहे मेरे यहाँ पे गांठ है, देखो ये गांठ इतने दिन से है, तो आप कहेंगे ये है, क्या है। मैम गांठ को तो सिस्ट कहते हैं। गांठ, बहुत बहुत बढ़िया आप लोग कह रहे हैं। सिस्ट तभी भी मोस्टली कह सकते हैं, मोस्टली ऊपर की तरफ नहीं होती है। सिस्ट को मैंने अभी डिफाइन किया था कि वो गांठ होती है और एक थैली होती है जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है, जो ऊपर होते हैं ना, तो ये आप ऐसे समझ लीजिए स्किन के होते हैं। सिस्ट भी होती है ये, अब ये तो अ, बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे। अ, वो ना मैम आप जो स्किन, लिपोमा के बारे में बात कर रहे हैं? ओमा, लिपोमा। बहुत बढ़िया आंसर। हाँ, अभिषेक सर ने भी दे दिया। वो वर्ड के बाद में ओमा लगा होता है, तो वो अच्छा फैट का ओमा। होता है। ओके। मीन्स जैसे स्किन के सेल बढ़ेंगे ना, स्किन के सेल बढ़ेंगे तो वो फाइबर होंगे, तो फाइब्रोमा या लाइपोमा। ठीक है, तो आपके और अच्छा, उसको पहचानेंगे कैसे, जो फाइब्रोमा को छूकर देखेंगे आप वो ज्यादा टाइट होगा। लाइपोमा को, लाइपोमा में क्या है, फैट भरा हुआ होता है, तो वो बहुत ज्यादा मूवेबल होता है, वो हिल सकती है वो गांठ। अगर हिल रही है तो आप पहचान सकते हैं कि वो लाइपोमा है। और अगर ज्यादा फर्म है, मोटी मोटी ठोस टाइप की, वो ज्यादा हिल नहीं रही है, तो वो फाइबर्स से बनी हुई है। तो ये हमारा आज का सेशन रहा। मैं तो बहुत खुश हूँ, आप सारे लोग चैंपियन हैं और बहुत अच्छे से सबने आंसर दिए। अगर मैम हम भी बहुत खुश हैं आपकी जैसी टीचर्स को पाके। आप इतना अच्छे से हमें एजुकेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। आप भी मतलब ना मैं शुरू से ना अपने लिए कुछ ना कुछ इंस्पिरेशंस बनाती रही हूँ अपनी लाइफ में। जैसे मैंने अपनी नानी जी को देखा है एक इंस्पिरेशन की तरह, जो मतलब लेडीज जिनको मैंने देखा है कि हाँ मतलब मुझे ऐसा बनना है, तो उन्हीं में एक नाम मैम आपका भी। मतलब मैं डे बाय डे क्या कहूँ मैं आपसे कि इतनी इंस्पायर हो रही हूँ, इतनी इंस्पायर हो रही हूँ। और मैम सीरियसली आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच मैम। अच्छे लगने के लिए बड़ी मेहनत की है, और मैं इस चीज के लिए भी एक्साइटेड हूँ, जैसे सर ने स्टार्टिंग में कहा था। मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं ऐसे इतने ऐसे ऐसे मतलब लोग मुझसे बात कहते हैं जो फीमेल्स हैं, क्योंकि मैं एक ही चीज पर बहुत सालों से लगी हुई हूँ कि फीमेल्स को अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो और इस चीज को मैं बिल्कुल इग्नोर कर चुकी हूँ कि आपको नजर लग सकती है। तो मुझसे बहुत सारी फीमेल्स ऐसे बोलते हैं कि आप ना अपने बच्चे का फोटो मत डाला करो वहां पे, या आप ऐसी बात मत किया करो कि आप अच्छे हो गए हो, आपने हेल्थ को इम्प्रूव कर लिया है, नजर लग जाती है। तो मैं इस चीज को इग्नोर करके मैं बहुत सारी ऐसी फीमेल्स की इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ कि जो उनको लगे कि हम भी बेटर कर सकते हैं, हम भी अपने जैसे हैं इससे कई गुना ज्यादा अच्छा बन सकते हैं। तो ये आज 31 है। कल मैं आप सब लोगों से सबसे पहले शेयर करना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि उन फीमेल्स तक भी मैं पहुंच पाऊं
मैं कल फेसबुक लाइव आऊंगी और जो मेरी 30 डेज की जर्नी रही है वो मैं बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रही। जब जब ये चैलेंज लेने से पहले मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, अभी भी मैं अभी तक बहुत एक्साइटेड रही। और मैं कल वो सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, मैं सारा शेयर करूंगी मैम, किस टाइम आना है और क्या होना है। बहुत सारे लोगों को मेरा अकाउंट भी नहीं पता होगा, वो सब शेयर करूंगी, टाइम भी शेयर करूंगी। तो कल हम अपने उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज की बात यहाँ पर कि मतलब हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे साथ में आशीष सर हैं, श्रीकांत सर हैं। और वो हर महीने कितना, कल जब मैंने वो सारी लिस्ट देखी तो बस ये था कि अब इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट वो लेकर आए हैं जून मंथ का। और ये जो 6:30 का टाइम है, ये या इसे मॉर्निंग मंत्रा कहें या इसे बहुत बड़ी ब्लेसिंग कहें, ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा इम्प्रूव होने के लिए। और जैसे अभी आपने कहा कि आप मुझसे कुछ ले रहे हैं, तो मैं आप सब लोग मेरी इंस्पिरेशन है, जो इतने कुछ चेंज हो चुके हैं, जो चीजों को इतने अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है सारे ही लोगों से। तो आप सबका बहुत थैंक यू वो है आज इस सेशन के लिए भी। और हम सब मिलकर श्रीकांत सर और आशीष सर का थैंक यू करना चाहेंगे। कंसिस्टेंटली वो इस चीज पर काम करते जा रहे हैं, इसकी वजह से हम सबको अपग्रेड कर रहे हैं। उनके लिए बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच असमा मैम। एक बहुत बेहतरीन काबिल तारीफ सेशन, और जिस तरह से सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, लगातार सीख रहे थे, जवाब दे रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरे लिए भी कंपटीशन हर दिन जो है वो टफ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और मुझे भी और ज़्यादा सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज कई सारी टर्म या लैटिन वर्ड, कई बार क्या होता है कि हम हमारे हार्ट या ब्रेन या नर्वस सिस्टम जिनकी हम बात करते हैं, तो लैटिन वर्ड जो हमें पता भी होते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, तो कई बार मुझे भी जोर डालना पड़ रहा था। तो अभी मुझे भी बहुत कुछ लगातार हर दिन सीखने की जरूरत है। जितना आपको सीखना है इतना ही मुझे सीखना है। बस ये है कि आप थोड़े जवान हैं, मैं थोड़ा बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मुझे एक लेट एज में सीखना है। लेकिन वो लोग तो बड़े खुशकिस्मत हैं जो 25, 28, 30, 32 साल के हैं, 35 साल के हैं, क्योंकि वो और जल्दी सीखने की फेज में है। दूसरा, जब आप कल को ये वेट का के लिए वो डालेंगी, तो इसमें तो डेफिनेटली मतलब मुझे लगता है कि आपके वेट को लॉस कराने की जर्नी में मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैंने कई बार आपको बोला, ठीक है, कि वेट के ऊपर काम करते हैं, वेट मैनेजमेंट पे काम करते हैं। मैंने तो इवन कई बार आपको चैलेंज भी दिया कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब आपने पहले दिन अपनी जर्नी शेयर करी थी, तो मैंने कहा था ये तो नहीं हो पाएगा, लिख के भेजा था, ठीक है। तो वो भी अब मुझे देखने को मिलेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं किसी को ऐसे चैलेंज दूं, वो पॉजिटिव देखे, उसे पॉजिटिव साइड पर ले, तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपने बोला 1 महीने पहले, लेट्स सी सर कि क्या होगा। तो अगर कल को ये 4, 5, 7 किलो कम हुआ, तो ये बड़ी अच्छी वो होगी। अब तो आप मशीन, बीएमआई मशीन पर ही खुद दिखाएंगी, बताएंगी, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। एनीवेज, आज के सेशन में बहुत कुछ आप सब लोगों ने सीखा, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सेशन वीकली होना चाहिए। तो कल जब मैं सेशन का प्लान करके बना रहा था कि हमारे सेशन में अब क्या यूनिकनेस आनी चाहिए और किस तरीके की के टास्क के लिए किसको क्या डिफाइन करना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में थी, और उसमें किसको क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए। जैसे अभी बीबीए कर रही हैं बुशरा मैम हमारा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट सेलिंग उसकी नीड क्यों है, क्यों लोगों को आगे आना चाहिए। जब मैं सोनी मेहरा मैम को देखता हूँ, तो वो लेडीज को लेकर सेशन के लिए इंस्पायर करती हैं, लेकर आने की कोशिश करती हैं। जब मैं सोनिया मैम को देखता हूँ, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि फैमिली के साथ या किस तरीके से वो हैबिट्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सोच सोच कर, लोगों को समझ कर, जो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसके हिसाब से आप लोगों को टास्क दिए हैं। इस टास्क के ऊपर आप गूगल का फैक्ट बेस्ड नॉलेज का, और फैक्ट बेस्ड नॉलेज के साथ साथ चैट जीपीटी का जितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। अगर पीपीटी प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप जो है अपनी डायरी पर नोट डाउन कर लीजिए, अपना कैमरा ऑन करिए, बोलना शुरू करिए। और अगर पीपीटी बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास 30 मिनट का मटेरियल जरूर जो है वो होना चाहिए। और आज का सेशन तो अमेजिंग था, इसलिए ये सेशन इस तरीके के हर 7 दिन में, 15 दिन में जो है वो होते रहने चाहिए, क्वेश्चन आंसर के सेशन।
जिससे क्या है ना, पूरे दिमाग की एक्सरसाइज, जैसे अभी क्या है, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, कौन सा प्रोबायोटिक है, कौन सा प्रीबायोटिक है, कौन किसको खाएगा बैक्टीरिया, ये सारी चीजें जो है वो आज पता चली। ये एक बड़े कमाल की बात है और अच्छी बात है। अभी दो तीन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हैं। आज संडे है, क्लोजिंग जो है पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे 14 महीने की जर्नी में, क्लोजिंग को एक दिन आगे एक्सटेंड किया गया है। जैसा कि तिवारी सर ने एक महीने पहले इन्फॉर्मेशन दी थी कि कोई भी अगर संडे आएगा क्लोजिंग के टाइम पर, या फिर कोई नेशनल हॉलीडे आएगा, तो उस पर क्लोजिंग एक्सटेंड हो जाएगी। आज टीम छुट्टी पर है, तो आज की क्लोजिंग आज ना होकर कल रात को होगी। आप लेकिन आज के हिसाब से जितनी मैक्सिमम बिलिंग अपनी कर सकते हो वो कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो ऑफर चल रहे हैं, जितने लोगों की प्रीमियम लॉयल्टी या 15 तारीख के बाद सूत्र प्रोग्राम या फोरेक्स लेडीज के बोनस हो गए हैं, वो सब लोग अपनी अपनी टीम को, फोरेक्स वाले टोटल लोग अजमा मैम को शेयर कर दीजिए कि हमारा सबका फोरेक्स हुआ है। वो उसको देखेंगी, चेक करेंगी, समझेंगी, उसके बाद ही उनको उनके रिवॉर्ड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तीसरी एक इम्पोर्टेंट बात, 7, 8, 9 जून को हमारा जो है वो ट्रेन द ट्रेनर होने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर वहां आ सकते हैं तो डेफिनेटली आइए, क्योंकि जब इस तरीके की लर्निंग का मीटिंग का पार्ट बनते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। कल सुबह नए मॉर्निंग मंत्रा में सोनिया मैम के सेशन में, जिनको आज आप इतना ज्यादा पार्टिसिपेट करते हुए देख रहे थे, डेफिनेटली हम उनको देखेंगे और उनके अंदर एक नेक्स्ट लेवल लीडरशिप जो है वो नजर आती है। उनका बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, हिस्सेदारी करना। और एक बार फिर से मीटिंग के एंड में बोलना चाहूंगा, क्योंकि पिछली बार सोनिया मैम भी ब्लूटूथ पर या माइक पर थी, रमेश सर भी हैं, और कई सारे लोगों को क्या होता है कि कल्चर हमें लगता है अच्छा, बट उसमें वॉइस की क्लैरिटी उस टाइम पर वो नहीं आ पाती है। और मैं तो ज्यादा डिस्टर्ब होता हूँ उससे। मैं अपनी स्पेशल बात बताऊं, आप समझ लेते होंगे मुझे थोड़ा कम, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है वो इस चीज को यूज ना करें। और अगर कभी करना है तो बहुत अच्छे वाले माइक, जब आप बहुत बहुत सारा पैसा कमाएं तो अच्छे वाले माइक ले लीजिए, तो उससे करना शुरू करिए। गुड लक टू एवरीवन फॉर क्लोजिंग, बेस्ट ऑफ विशेस, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। करिए, पूरी ताकत लगाइए। कल सुबह फिर से मिलते हैं मॉर्निंग मंत्रा के एक नए सेशन में। जून का जुनून में आप सब लोगों का जुनून देखना चाहेंगे कि आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और क्या क्या करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन टू अजमा मैम। नमस्ते नेचर।